ठीक है ठीक है ठीक है, नाउ इट्स ओके। आ गया है आ गया है, अब आगे होगी अब आगे होगी अब आगे होगी। ठीक है ठीक है, तो फिर से बोलता हूँ, नमस्कार साथियों, स्वागत है सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं आपके साथ में आज एक मेजर इवेंट की चर्चा करने के लिए, जिसके बारे में कहते हैं कि ब्रिटिशर्स का जो भारत में आगमन हुआ, उसमें इस इवेंट का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। कौन सा इवेंट था? बक्सर का युद्ध। प्लासी का युद्ध हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जिसके माध्यम से आप ये समझे कि किस प्रकार से बंगाल में यूरोपियंस का इन्वेजन हुआ। लेकिन उसी कालखंड के बाद जो घटनाएं घटित हुई 1757 के बाद में, जो घटनाएं घटित हुई या उस समय भारत के और भूभाग पर क्या चल रहा था, आज का सेशन बेहद खास है। क्योंकि हम ये क्यों कहते हैं कि बक्सर के बाद में तो संपूर्ण भारतवर्ष पर अंग्रेजों का शासन हो गया। अब ये समझने के लिए आवश्यक है कि उस समय ऐसा हो क्या रहा था जिसे संपूर्ण भारतवर्ष को हम अंग्रेजों का मानने लगे थे, है ना। तो ये बात जानना जरूरी है। इसी के लिए मैंने आपके सामने एक मैप लगाया है। जरा इस मैप को एक बार ध्यान से देख लें। इस मैप का उद्देश्य केवल आपको इतना बताना है कि भारत के जितने भी तटवर्ती क्षेत्र थे, इन्हीं क्षेत्रों पर सबसे ज्यादा यूरोपियंस आए थे। उन्हें मध्य भारत में एंट्री करनी थी, यानी कि इन तटों से भीतर की तरफ जाना था। और जाने के लिए अब वो युद्ध का ही साथ ले सकते थे, क्योंकि तट पहले भारत वालों की प्राथमिकता नहीं हुआ करते थे। हम ये मानते थे कि समुद्र पर जिसका राज है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हम ये मानते थे कि समुद्र में जाना पाप है। तो इस चक्कर में हम तो यहां तक गए नहीं। लेकिन अब यूरोपियंस ये समझ चुके थे कि चलो अब अंदर एंट्री करनी है। एंट्री करने के लिए बंगाल उनका सबसे बड़ा स्थान था, तो अंग्रेजों ने यहाँ एंट्री करी। अब बंगाल और बंगाल से लड़ता हुआ जगह है बक्सर। असल में बंगाल के साथ ही कनेक्टेड बिहार है, और बिहार में आज भी है स्थान बक्सर नाम से स्थित है। तो अब ये जो बक्सर की लड़ाई है, ये खास क्यों होती है? तो 1757 से 1764 के बीच में भारत में क्या क्या हो रहा था उसको समझेंगे, और साथ ही साथ अवध, जिसको आज हम उत्तर प्रदेश के नाम से जानते हैं, उस क्षेत्र में क्या हो रहा था, और अवध दिल्ली तक पहुंच रहा था तो क्या हो रहा था। तो एक बार के लिए इस मैप को देखें और इससे समझने का प्रयास करें। ये आपको वर्तमान का बंगाल दिखाई दे रहा है। असल में आज का बंगाल नहीं है, उस समय का बंगाल दिखाई दे रहा है, जिस समय ढाका भी इसी का हिस्सा हुआ करता था। कलकत्ता, प्लासी, बक्सर, पटना, ये सब बिहार का जो हिस्सा है, ये उस समय बंगाल का हिस्सा हुआ करता था। अब ये जो बंगाल का हिस्सा है, इसी के अंदर बक्सर है, और बक्सर से कनेक्टेड अवध दिखाई दे रहा है। जिस समय हम युद्ध का काल डिस्कस कर रहे हैं, उस समय की बात है। अवध, जिसके अंदर लखनऊ और वाराणसी, इलाहाबाद प्रमुख स्थान है। इनको अगर आप यहां पर देखें तो एक तरह से ये समझिए कि अंग्रेजों ने भागीरथी नदी के तट पर प्लासी नामक स्थान पर युद्ध लड़ लिया है 1757 में। अब ये युद्ध लड़ने के लिए आगे निकल रहे हैं, यानी कि धीरे धीरे और ऊपर चलते जा रहे हैं। पहुंचते हैं 1764 में बक्सर में। तो युद्ध का कालखंड क्या था? 1764 था। ठीक है, 1764 में ये युद्ध होने जा रहा है। इसके बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। भारत के वर्तमान मैप पर भी अगर आप समझना चाहें कि आज के मैप पर समझाइए कि कैसा था उस समय का राजकाज, तो आप ऐसे देख सकते हैं। ये जो बंगाल है, बिहार है, अवध है, राजपुताना है, मराठा है, मैसूर है, और ये कार्नेटिक वाला स्थान है। तो कार्नेटिक पे तो इंडो कार्नेटिक फ्रेंच और अंग्रेजों के बीच की लड़ाई हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक इसी प्रकार से मैसूर वाला जो क्षेत्र है, मराठा वाला क्षेत्र है, राजपुताना है, अवध, बिहार और बंगाल, यहाँ बिहार का जो बॉर्डर आपको दिखाई दे रहा है, इसकी बक्सर की बात हो रही है। तो मैंने एक तरह से आपको नक्शे पे दिखाने का प्रयास किया कि ये घटना कहाँ की है। क्या हुआ था बैटल ऑफ बक्सर में? बैटल ऑफ बक्सर के अंदर अंग्रेजों की तरफ से हेक्टर मुनरो लड़ाई लड़ रहे थे, यानी कि हेक्टर मुनरो कमांडर थे इस युद्ध के अंदर। किसकी तरफ से लड़ रहे थे? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से लड़ रहे थे। किन के खिलाफ लड़ रहे थे? तो लड़ाई लड़ रहे थे मुगल एम्पायर्स के खिलाफ, बंगाल के खिलाफ और अवध के खिलाफ। अब अभी आपने थोड़ी देर पहले मैप पर देखा, ये रहा बंगाल, पूरा विस्तृत बंगाल, और ये अवध। तो बंगाल और अवध एक तरफ है, और एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी है। अब अगर हम बात करें मुगल एम्पायर्स की, तो असल मायने में मुगल एम्पायर देखकर तो ऐसा लगता है कि संपूर्ण भारत पर मुगल एम्पायर होगा, लेकिन उस कालखंड में मुगल एम्पायर केवल दिल्ली तक सीमित रह गया था। क्योंकि शाह आलम द्वितीय एक संघर्षशील राजा थे, यानी कि उनके पास कुछ था नहीं। इस कालखंड में 1759 से लेकर के 1806 के बीच में ये रहे जरूर, लेकिन एक महल के भीतर भीतर ही रहे। मुगल केवल दिल्ली तक ही थे, समझिए। मैं आपको एक बार के लिए वो मैप दिखाता हूं, जिससे आपको ये अंदाजा लग जाएगा कि युद्ध के समय क्या हाल थे। तो ये जो आपको ग्रेइश क्षेत्र दिख रहा है, दिल्ली और पानीपत वाला, मुगल केवल यहीं तक सीमित थे। मुगल पावर केवल इतनी सी जगह सीमित थी 1758 में। अब आप इससे अंदाजा लगा लीजिए। और जो आपको बिल्कुल पिंकिश कलर दिख रहा है, ये पूरा मराठा एम्पायर हुआ करता था, यानी उस समय मराठा बड़े खास थे। आपने बाजीराव मस्तानी मूवी जो देखी होगी, उस बाजीराव मस्तानी में जो बाजीराव प्रथम है, उनके बेटे बालाजी बाजीराव, वो तो और भी महानतम सिद्ध हुए। यानी उन्होंने तो ब्रिटिशर्स, मतलब ये जितने भी मुगल थे, इन सबको, इवन अफगान तक उनसे डरते थे। बहुत ही बड़े योद्धा हुए। अगर आपने बाजीराव मस्तानी फिल्म देखी है, तो काशीबाई जो बाजीराव प्रथम की पत्नी है, उनके और बाजीराव से जो पुत्र उत्पन्न हुआ था, जिन्हें आपने नानाजी के नाम से सुना होगा, नानाजी कई बार बीच में शब्द बोलते हैं, वो जो थे वो असल मायने में बालाजी बाजीराव बने। और बालाजी बाजीराव ने इस पूरे क्षेत्र में, मतलब ऐसा समझिए कि मुगल से बड़ा भी जो एम्पायर हुआ वो मराठाओं का एम्पायर हुआ। लेकिन मराठा भी चूंकि ये देख चुके थे कि मुगल्स आए देश को लूटने, तो उनकी नजर में ये क्षेत्र ऐसा होता था कि मुगलों ने इनको लूटा तो हम मुगलों को लूटेंगे। यानी एक प्रकार से मराठाओं का जो मराठवाड़ा क्षेत्र था, इसके प्रति तो अपनत्व का भाव था कि भाई ये तो अपना है ही है। लेकिन ये जो यहाँ पे जो दिल्ली में बैठे हुए मुगल्स थे, उन्हें ये मानते थे कि ये फॉरेन इन्वेडर्स हैं और इनको लूटना ही चाहिए। ऐसी स्थिति में मराठाओं ने जब जब इन पर आक्रमण किए, तो इनमें भय बैठता था इस बात का कि मराठा आएंगे और हमें लूट कर ले जाएंगे। इनमें भय बैठता था इस बात का कि मराठा आएंगे और हमें लूट कर ले जाएंगे। हो भी रहा था इधर से मराठाओं के आतंक से पीड़ित होकर कि मराठा आएंगे और हमें लूट ले जाएंगे, ऐसा सोच करके अवध के राजा, देखिए अब आप एक बार फिर से आइए, यहाँ पर आपको अवध के राजा दिखाई देंगे। यहाँ पर है शुजाउद्दौला। ये शुजाउद्दौला जो कि अवध, मैं मैप पर इसीलिए आपको दिखा रहा हूँ सो दैट आप इसे रिलेट कर पाएं। ये अवध है, यहाँ पर मराठा है, यहाँ दिल्ली पानीपत में मुगल्स बैठे हुए हैं। अफगानिस्तान ये रहा। अफगानिस्तान में उस समय दुर्रानी एम्पायर हुआ करता था, अहमद शाह अब्दाली हुआ करता था। उस अब्दाली को अवध का शुजाउद्दौला इन्विटेशन भेजता है, और इसी के बगल में यहाँ का जो क्षेत्र है, जैसे रोहिलखंड कहा जाता है, दिल्ली के आसपास का जो क्षेत्र है, यहाँ से इसको इन्विटेशन दिया जाता है कि देखो अब चूंकि मराठा हमारी तरफ आ रहे हैं, मराठाओं ने अपना भय इन राजाओं में ऐसा बिठा दिया था कि हम तुम्हें लूटेंगे ही। यानी एक प्रकार से वो प्रथा मराठाओं ने भी चला दी थी, जो प्रथा इनके द्वारा चलाई जाती थी, जो फॉरेन इन्वेडर्स आया करते थे। अच्छा, इनके मन में भय बिठाने के लिए मराठाओं का ये तरीका भी अच्छा था। क्यों? क्योंकि भारत को लेकर के ये मानसिकता थी कि ये लोग कभी भी आक्रमण नहीं करते किसी पर, ये केवल अपने क्षेत्र की हिफाजत करते हैं। मराठाओं ने तो इन लोगों को यहीं तक घसीट दिया था कि तुम लोगों को वहां तक जिंदा नहीं छोड़ेंगे। आप सोचकर देखिए, इस कालखंड में ही पानीपत का तीसरा युद्ध होता है, अहमद शाह अब्दाली वाला, जिसके अंदर जब ये दुर्रानी एम्पायर का अब्दाली इंडिया आया हुआ था, मराठाओं से युद्ध हुआ था। मराठा हारे भी थे, लेकिन अहमद शाह अब्दाली को जब ये पता चला कि बालाजी बाजीराव खुद आ रहे हैं युद्ध करने के लिए, तो वो खुद अपनी तरफ से हाथ जोड़कर कहा कि मैं दिल्ली छोड़कर जा रहा हूं, आप मत आना,
है ना। सदाशिव भाऊ जो थे उन्होंने इस युद्ध में लीड किया था बालाजी मतलब मराठाओं के साथ में युद्ध करते समय, पानीपत का तीसरा युद्ध। ये पानीपत का जो युद्ध है, ये जो प्रमुख युद्ध है ना, ये पढ़ेंगे अपन। ये एक बार मॉडर्न इतिहास खत्म हो जाए, मॉडर्न इतिहास में असल में अंग्रेजों का आगमन होता है आधुनिक भारत के इतिहास में। लेकिन जितने भी ये युद्ध है ना, जो क्या बोलते हैं मराठाओं के, पानीपत के जितने भी प्रमुख युद्ध हैं, ये सारे के सारे हम लोग पढ़ेंगे जब मिडाइवल कालखंड पढ़ेंगे। तो मिडाइवल कालखंड में इन प्रमुख युद्धों को, जिन्होंने भारत की मतलब आबो हवा की बदल दी थी, जिनकी वजह से सारी चीजें बदली थी, उनको खास खास स्थितियों को हम पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए आप इतना सा समझ लीजिए कि मराठाओं के आतंक से पीड़ित थे ये कौन, अवध के लोग। आतंक से कह दीजिए या फिर कह दीजिए घर के भेदिए थे, जो ये कह रहे थे कि आप लोग तो हमारे साथ आ जाओ। अच्छा, कहीं ना कहीं इनके बीच में एक इस्लाम का अटैचमेंट भी था। मराठा जो थे वो कट्टर हिंदू थे और वो ये मानकर राज करते थे कि भैया हमारा हिंदू शासन होना चाहिए। इधर यहाँ पर अवध के अंदर सिराजुद्दौला बैठा हुआ है, वो इधर से दुर्रानी को बुलाकर कहता है कि आप दिल्ली पर शासन करने आ जाओ, क्योंकि दिल्ली का शाह आलम बहुत ही कमजोर प्रकार का राजा है, उसको तो जीतना ही नहीं। इसीलिए कहते हैं कि दुर्रानी क्रॉस करके यमुना नदी इधर तक निकल गया था, ठीक है ना। तो इन्होंने इसको इनवाइट किया। तो पानीपत का तृतीय युद्ध भले ही मराठा हारे हों, लेकिन जब पता चला कि वो वापस आ रहे हैं तो खुद भाग गया अब्दाली यहाँ से कि भाई चलो अब निकलना पड़ेगा यहाँ से। खैर, तो आपको यहाँ पर क्या दिखा रहा हूँ, सुजाउद्दौला। सुजाउद्दौला कौन है, तो सुजाउद्दौला अवध की तरफ से नवाब है। अब अवध के नवाब ने चूंकि दिल्ली के शाह आलम को अपने साथ कर रखा, साथ ही साथ ऊपर से अब्दाली को बुला रखा। एक प्रकार से ये समझिए कि उत्तर भारत का मैक्सिमम क्षेत्र इन लोगों ने अपने कब्जे में किया हुआ था। मुगल्स की तरफ से शाह आलम और नजफ खान युद्ध लड़ रहे थे, इधर की तरफ से मीर कासिम जो बंगाल में अभी तक अंग्रेजों की पद से पीड़ित हो रहा था। क्यों, क्योंकि अल्टीमेटली अंग्रेजों ने बंगाल में भी उसको तो अपना गुलाम सा बना ही लिया था, उससे केवल राइट्स ले लिए थे कि यहाँ पर व्यापार करने के राइट्स हमारे होने चाहिए। तो मीर कासिम, साथ ही साथ सुजाउद्दौला, शाह आलम और ये सब लोग मिलकर के अंग्रेजों के खिलाफ एक होकर लड़ने निकले। लेकिन अंग्रेजों की वही ताकत थी, क्या ताकत थी, 17,000 सैनिक, 40,000 इनके पास सैनिक। लेकिन अंग्रेजों के पास सबसे बड़ी ताकत क्या, अनुशासित सेना और साथ ही साथ डिसिप्लिन में ऑर्डर मानने के लिए हथियारों की बेहतरीन उपयोग की कला, पारंगत कला। यानी इनका एक व्यक्ति इनके कई व्यक्तियों के बराबर हुआ करता था। तो ऐसी स्थिति में इस युद्ध का रिजल्ट तो आज आपको पता ही है, तभी तो हम लोग इसका इतिहास पढ़ रहे हैं। तो बैटल ऑफ बक्सर हुआ। तो अब उस कालखंड में क्या क्या हो रहा था, जब बैटल ऑफ बक्सर हो रहा था, तो उस समय अब देखिए ईयर आप ध्यान रखिए, बैटल ऑफ बक्सर था 1764 में। 1764 में मुगल्स का शासक कौन था, शाह आलम द्वितीय था। शाह आलम द्वितीय को आप कहां पर समझ सकते हैं इस मैप के अंदर, यहां पर शाह आलम द्वितीय था। संपूर्ण भारतवर्ष में अंग्रेजों से भी बड़ा एम्पायर किसका था, मराठाओं का एम्पायर था। तो ये वाला जो पूरा क्षेत्र है ये मराठाओं के पास उस समय हुआ करता था, है ना। तो एक प्रकार से ये क्षेत्र अब शाह आलम द्वितीय के पास था और शाह आलम द्वितीय ने अब्दाली को इनवाइट, मतलब अब्दाली से युद्ध लड़ लिया, इनवाइट किया, साथ में मराठाओं को मिला लिया। और यहां पर जो कालखंड में हुआ वो अहमद शाह अब्दाली के लिए एक ब्रीफ इंट्रो हमने निकालकर यहां दे दिया है कि अब्दाली के जाने के बाद शाह आलम बैठे रहे, बाद में इंडिया का ही प्रतिनिधि मानकर उनका शासन भी करवाया गया कि आप ही दिल्ली के प्रतिनिधि 1806 तक। लेकिन बक्सर के प्रभावी कारणों में अंग्रेजों के पास जो सबसे बड़ी जीत का कारण बना वो क्या था कि मराठाओं के खिलाफ कौन थे, मराठाओं के खिलाफ अवध के नवाब थे। ऐसी स्थिति में अगर इनको जीत लिया जाता है अंग्रेजों के द्वारा तो बहुत बड़े क्षेत्र पर अंग्रेजों का कब्जा हो सकता था। तो अब आप क्या देखते हैं, ये वाला जो क्षेत्र है मराठाओं का जो मैंने आपको दिखाया, बैटल ऑफ पानीपत में क्यों बता रहा हूं, पानीपत इसलिए ध्यान रखिएगा क्योंकि उसी कालखंड में, कौन सा कालखंड है, प्लासी 1757 में हुआ, 1764 के अंदर बक्सर हो रहा है। इसी बीच में पानीपत का तीसरा युद्ध हो रहा है 1761 का। इसलिए उस पर्टिकुलर एरा में आप यदि ये माने कि केवल बक्सर और प्लासी ही हुआ था और कोई ऐतिहासिक घटना नहीं घटी थी, मराठाओं की हार हुई थी। और मराठाओं की हार एक बहुत बड़ा मतलब इंपैक्ट माना जाता है। अंग्रेजों की विजय में मराठाओं की हार का मतलब ये समझ के चलिए कि अंग्रेजों की तो सत्ता आनी ही थी। क्यों, क्योंकि मराठा हार चुके थे। अदरवाइज मराठा अगर पावरफुल रहे होते, दिल्ली मराठाओं के पास रहा होता, मुगल्स के पास ना रहा होता, तो शायद अंग्रेज ना होते। समझ रहे हैं आप। तो ऐसी स्थिति में पानीपत का तीसरा युद्ध किस किसके बीच लड़ा गया था, मराठा एम्पायर और दुर्रानी के बीच में। और चूंकि मराठा हार गए तो सिंबॉलिक मैसेज क्या गया कि देश के ऊपर मराठाओं का शासन हो गया है, तो सॉरी दुर्रानी का शासन हो गया है, या फिर कहिए दिल्ली का शासन हो गया। और दिल्ली का शासन हो गया है, दिल्ली में जो राजा है अगर उसको अंग्रेजों ने हरा दिया तो पूरा मराठा भी अब अंग्रेजों के अधीन हो गया है। स्थितियों को फिर से समझिए मैं क्या बोल रहा हूं। आप इस कालखंड को पकड़िए 1761, हम बात कर रहे हैं 1757 की। 57 में क्या लड़ा गया, प्लासी। 1764 में क्या लड़ा गया, बक्सर। 1761, अब 1761 के अंदर क्या लड़ा गया, पानीपत। अब हम जो यहां पर चर्चा कर रहे हैं वो किस बात की कर रहे हैं समझिएगा। 1761 का जो पानीपत युद्ध है, इस पानीपत के युद्ध में हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं वो इस बात की है कि भाई अल्टीमेटली वो कालखंड अंग्रेजों के लिए बड़ा कालखंड क्यों था, बक्सर का युद्ध इतना मायने क्यों रखता था। तो बताया गया कि प्लासी जब था ना, तो प्लासी में तो अंग्रेजों ने केवल बंगाल जीता था, चलो ये बात समझ में आ गई। लेकिन बंगाल के बाद पूरे भारत पर क्या चल रहा था, तो पूरे भारत में मेजॉरिटी क्षेत्र पर मराठाओं का कब्जा था। बोले ठीक है साहब, मराठाओं का कब्जा था। मराठा 1761 में अफगान शासक दुर्रानी एम्पायर अहमद शाह अब्दाली से हार गए, अब्दाली जीत गया। अब अब्दाली जीत गया, देखिए एम्पायरों में ऐसे ही तो होता था कि अब्दाली जीत गया, इसका मतलब मराठाओं का शासन खत्म हो गया। भाई एक युद्ध हारा, इसका मतलब संपूर्ण शासन ध्वस्त। अब तो जो उनकी विरासत है वो सब उसकी हो गई। अब्दाली डर के मारे टिका नहीं, क्योंकि जब पुणे में पता चला बालाजी बाजीराव को कि मैं जाऊंगा, अब उनको सदाशिव राव भाव आ रहे थे यहाँ पे, तो अब्दाली तो भाग लिया, लेकिन सिंबॉलिक रूप से मराठाओं की हार हो चुकी थी। मराठाओं की हार हुई 1761 में। 1761 में मराठाओं की हार हुई। दिल्ली पर अब जो बैठा है वो शाह आलम है। शाह आलम अंग्रेजों से लड़ने के लिए अवध के नवाब सिराजुद्दौला को साथ में ले रहा है। तो एक प्रकार से दिल्ली रिप्रेजेंटेटिव है इस बात का कि वो मराठाओं को हरा चुका है। मराठाओं को हारी हुई को हराकर बैठी सत्ता दिल्ली में है, साथ में अवध नवाब। ये दो लोग अगर अंग्रेजों से हार जाते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, अवध भी अंग्रेजों से गया, दिल्ली भी अंग्रेजों से गया, और दिल्ली चूंकि मराठाओं को हरा चुकी है तो पूरे मराठा भी अंग्रेजों के नीचे चले गए। पता नहीं ये बात समझ में कैसे आई होगी आपको। भाई यहाँ पर ऐसे होता था ना, जैसे मान लो मैं आपसे ये कहूं, आपकी और मतलब दो लोगों के बीच लड़ाई हो रही है, दो लोगों के बीच लड़ाई हो रही है, उसमें से एक विजेता हो गया, ठीक है साहब। तो जो हारा उसके 150 लोग थे, वो ऊपर वाले की, जिससे जो हारे हैं उसकी सरपरस्ती मान ली कि प्रभु आप महान हैं, ठीक है। अब आप आते हो उस विजेता को हरा देते हो, तो विजेता की पूरी सेना और जो पहले से हारी हुई सेना थी वो सारी आपकी हो गई। अंग्रेजों को उस कालखंड में जो सबसे बड़ा फायदा हुआ वो इसी बात का हुआ। किस बात का हुआ कि उस समय पर मराठा जैसी पावर दिल्ली से हार चुकी थी, और दिल्ली से हार चुकी थी तो केवल दिल्ली को ही तो हराना था, और दिल्ली को हराने में इन्होंने बक्सर की लड़ाई लड़ी। तो उम्मीद है कि अब आपको बक्सर की लड़ाई समझ में आ रही होगी कि क्या थी। तो ये एक संयुक्त सेना थी जिसमें कि अवध के नवाब सुजाउद्दौला, मुगल शासक शाह आलम द्वितीय और बंगाल के नवाब मीर कासिम अंग्रेजों से युद्ध लड़े थे। और यहीं से कहा जाता है कि फिर पूरे भारत पर अंग्रेजों का राज हो गया। क्यों? क्योंकि उस समय अगर आप देखें तो सोचो इतने बड़े क्षेत्र पर मराठाओं का राज था, एक ही बाजी से ये पूरा राज अंग्रेजों के हाथ में आ गया, इसलिए खास था ये।
उम्मीद है बक्सर आपको समझ में आया हो। और जब ऑब्वियस बात है कि अंग्रेजों से जब कोई भी हारेगा तो अंग्रेज तो व्यापारी बन के आए थे, और व्यापारी बन के आए तो उन्होंने ये नहीं कहा कि हमें शासन करना है। इंटरेस्टिंग फैक्ट देखो, हरा करके भी मुगल एम्पायर से कह रहे हैं कि आप तो वहीं बैठिए, नवाब से, अवध के नवाब से कह रहे हैं आप भी मस्त बैठिए सीट पर, हम बकायदा आपको अपनी तरफ से पेंशन भी देंगे, तनख्वाह भी देंगे, लोड मत लीजिए, आप शासन चलाइए, हमें बस व्यापार करने दीजिए। बार बार एक ही चीज, हम तो व्यापारी लोग हैं, हमें केवल व्यापार करने दीजिए, राज आप लोग करिए। तो वो जो काम था जिसमें ये निर्णय लिया गया था उसको बोला जाता है इलाहाबाद की संधि। इसलिए कहा जाता है कि जो मतलब ये जो युद्ध हुआ था बक्सर का, इसके अंदर जो संधि हुई बक्सर के युद्ध के अंदर, उसका नाम इलाहाबाद की संधि था। और उस इलाहाबाद की संधि के तहत कंपनी को अब बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी अधिकार मिल गए। अच्छा, दीवानी और फौजदारी दो प्रकार के अधिकार होते हैं। फौजदारी का मतलब होता है दंड देने का अधिकार, दंड देने का अधिकार शारीरिक रूप से, और दीवानी का अधिकार होता है राजस्व का अधिकार। जिस प्रकार से आप आज भी सुनते हैं दीवानी न्यायालय और फौजदारी मामले, दीवानी मामले, फौजदारी मामले, राजस्व से, भूमि से, धन से जुड़े जो मामले होते हैं ये दीवानी मामले होते हैं। और फौजदारी मामले, अगर किसी ने किसी को पीटा है, मारा है, चोरी की है, अपहरण किया है, हत्या की है, बलात्कार किया, ये सब फौजदारी मामले हैं। इन मामलों में जनता के सेंटिमेंट्स होते हैं। फौजदारी में, दीवानी में क्या है आपको पता ही नहीं चल रहा है कि कौन आपसे कितना वसूल ले रहा है। तो ऐसी स्थिति में बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इनके दीवानी अधिकार कंपनी को प्राप्त हो गए, और कंपनी इन क्षेत्रों में राजस्व वसूली के लिए अधिकृत कर दी गई कि यहां से जो भी रेवेन्यू प्राप्त होगा अब वो कंपनी का होगा। कंपनी ने अवध के नवाब से कड़ा और इलाहाबाद क्षेत्र लेकर मुगल शासक को सौंप दिए। शाह आलम से कहा गया कि ये पकड़िए आप, लेकिन अब यहाँ पर अंग्रेजों की सेना रहेगी। इसीलिए अब की जब मैं प्रयागराज गया, पहली बार मेरा जाना हुआ था, और मैंने जब देखा इलाहाबाद को, जो पहले इलाहाबाद था प्रयागराज है, मैं जब देखा तो वहां जाकर के मुझे बड़ा ही मतलब ऐसा फील हुआ कि अंग्रेजों ने प्रयागराज को इतना जबरदस्त तरीके से विकसित किया हुआ है, पूरा प्रॉपर तरीके से सिविल लाइंस बनी हुई है, साथ ही साथ यूनिवर्सिटी, अपने सरकारी दफ्तर, कार्यालय, उन्होंने अपना पूरा क्षेत्र बनाया था वहां पे बकायदा। तो इलाहाबाद के अंदर अंग्रेजी सेना के संरक्षण के अंदर ये क्षेत्र, तो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद बहुत ज्यादा मायने रखती है, क्योंकि यहीं पर जो द्वैध शासन है बंगाल का, उसका रूप देखने को मिला था। मतलब आप ऐसे समझिए कि इस समय पर ऑन पेपर द्वैध शासन, अभी और पढ़ेंगे हम जब आगे आएंगे, जब हम 1909 और 1919 में जाएंगे तब डुअल गवर्नमेंट की चर्चा करेंगे। लेकिन 1765 से 72 के बीच में भी जो डुअल गवर्नमेंट ऑफ बंगाल था, ये ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में साफ साफ दिखाई पड़ता है। इसमें हुआ क्या था? इसमें हुआ ये, जिनको हराया, भाई हराने के बाद संधि करनी पड़ती है। संधि का मतलब ये हुआ कि अब तुम हार गए हो, अब इस क्षेत्र पर हमारा अधिकार होगा। तो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765 के अंदर अंग्रेजों ने नवाब ऑफ बंगाल के साथ समझौते किए, जिसके तहत दीवानी अधिकार यानी राजस्व अर्जन का अधिकार, रेवेन्यू प्राप्त करने का अधिकार किसने ले लिया? अंग्रेजों ने ले लिया। और साथ ही साथ अंग्रेजों ने राइट टू अपॉइंट एंड डिसमिस डेप्यूटी सूबेदार, इसका मतलब जो सेना है, देखिए सेना के अंदर उच्च पदों पर तो अंग्रेजी बैठेंगे, लेकिन सूबेदार रैंक आज भी होती है, और सूबेदार के साथ साथ डेप्यूटी सूबेदार, यानी कि डेप्यूटी सूबेदार की जो रैंक है उससे ऊपर के अधिकारियों को डिसमिस करने की पावर सेना पर भी किसने अपने हाथ में रख ली? कंपनी ने। तो इस प्रकार से पैसा भी उनके पास आ गया, यानी कंट्रोल ऑफ फंड, क्योंकि रेवेन्यू अर्जित कर रहे हैं, यानी वित्त मंत्रालय भी आ गया और रक्षा मंत्रालय भी आ गया। किसके पास? कंपनी के पास। तो कंपनी ने अपने पास में डिफेंस पर कंट्रोल कर लिया, साथ में रेवेन्यू पर कंट्रोल कर लिया। और दूसरी तरफ नवाब को क्या दे दिया? जो निजामत के फंक्शन थे, जैसे कि आप मिलिट्री की सेवा करिए, पुलिस का काम करिए, और साथ ही साथ लॉ एंड ऑर्डर मैनेज करिए। तो एक प्रकार से जो जिम्मेदारी थी ना लॉ एंड ऑर्डर की, वो किसको दे दी गई? नवाब को दे दी गई कि आप यहां पर प्रॉपर तरीके से नवाब ऑफ बंगाल होने के नाम पर अवध वाले पूरे क्षेत्र पर अपना नवाबी चलाएं। तो नवाबी के पास, इसलिए कहते हैं ना नवाबी चली गई। तो नवाबी तो चली गई, उनको दिया तो अधिकार ऐसा कि उनको लगने लगा कि वो नवाब हैं, लेकिन सही मायने में जब पैसा नहीं है और आपके पास जिम्मेदारियां दे दी गई हैं, तो जनता किससे नाराज होगी? आप विचार कीजिए। आज आप लोग जब नाराज होते हैं, किस बात से होते हैं? कि यार हम सरकार को इतना टैक्स देते हैं, हम इतना सब कुछ करते हैं, हमारे घर में लूट हो जा रही है, हत्या हो जा रही है, बलात्कार सड़कों। जनता के सेंटीमेंट कब बाहर निकल के सबसे ज्यादा आते हैं? जब कोई ऐसी घटना होती है जिसमें कि समाज हिल जाता है। समाज हिलते ही आप किसके खिलाफ खड़े होते हैं? सरकार के खिलाफ खड़े होते हैं। आप प्रोटेस्ट करने के लिए, अगर कहीं पर भी कोई हत्या, बलात्कार जैसी कोई घटना होती है, तो आप लोग सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट, क्योंकि शासन व्यवस्था अच्छे से नहीं चल रही, उसके खिलाफ खड़े होते हैं। अंग्रेजों ने यही तो किया। अंग्रेजों ने नवाब को शासन व्यवस्था पकड़ा दी, तुम शासन चलाओ, क्योंकि शासन के खिलाफ जनता प्रोटेस्ट करेगी। राजस्व के खिलाफ तो करती नहीं, क्योंकि राजस्व जिसके पास है वो डरा हुआ आदमी है। आज जितने भी देश के अंदर पैसे वाले लोग हैं, आज नहीं दुनिया का नियम है ये, जिसके पास है वो बेचारा डरता है, और जिसके पास नहीं है वो सबसे ज्यादा खुश रहता है कि अपने से तो तुम क्या ही ले लोगे। तो है ना, ऐसी स्थिति में जिनके पास है वो तो चुपचाप उठा करके अंग्रेजों को दे रहे हैं कि साहब ये पकड़ लो पैसे, सर ये पकड़ लो पैसे। अब उनको चुपचाप धन तो मिलता जा रहा है, और जिम्मेदारी किसको दे दी गई? अवध को दे दी गई, नवाब साहब को, कि देखो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो लोगों की नजर में हीरो कौन बने रहे पूरे टाइम? अंग्रेज, कि देखो यार अंग्रेज कितने अच्छे लोग हैं। ये ऐसा नहीं है। आज अपने देश में क्या होता है? अगर आज की राजनीति को आप देखें तो आज की राजनीति में क्या होता है? केजरीवाल शासन बार बार किस चीज की डिमांड कर रहा होता है दिल्ली के अंदर कि हमें पुलिस दो, हमें पुलिस दो। पुलिस क्यों चाहते हो भाई? जनता पर कंट्रोल करने के लिए ना। तुम्हें राजस्व दे तो रखा है, अंग्रेजों के समय पर राजस्व कंपनी ने अपने पास रखा था, पुलिस उन्होंने राजा को दी थी, भैया पुलिस तुम पकड़ो, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे खिलाफ प्रदर्शन हो। उल्टा आज के देश में क्या होता है? आज होता है लोग कहते हैं पुलिस अधिकार हमारे पास होने चाहिए साहब। उससे क्या होता है? डर का शासन बैठता है, सोचते हैं कि पैसा भी हमारे पास हो और पुलिस भी हमारे पास हो, फिर तो सोचिए शासन कितना जबरदस्त होगा। लेकिन अंग्रेजों ने स्मार्टनेस के साथ में डुअल गवर्नमेंट चलाई थी। उम्मीद है अब आप लोगों को इलाहाबाद की संधि जब लिखनी हो तो कुछ इस प्रकार से आप लिख पाएंगे, मतलब ये बात प्रॉपर तरीके से। कंपनी ने मुगल शासक से कहा कि हम आपको प्रति वर्ष 26 लाख रुपए का भुगतान करेंगे, लेकिन कंपनी ने अपने वादे पर ज्यादा दिन तक काम नहीं किया। साथ ही साथ कंपनी ने नवाब को किसी भी प्रकार के आक्रमण के विरुद्ध, अच्छा ये बड़ी शानदार चीज थी, हालांकि वेलेस्ली ने इसको अपनाया था सहायता संधि के नाम पर, लेकिन ये डुप्लेसी की नीति थी कि हम आपकी सुरक्षा करेंगे। फ्रांसिसियो का था ये वैसे नियम तो, कि हम आपकी सुरक्षा करेंगे, सुरक्षा के नाम पर हमें आपको सेना का खर्चा देना होगा। यानी कि आप हमारे पास, आप सोचिए अंग्रेजों ने कितना अच्छे से पट्टी पढ़ाई राजाओं को कि आप अपने पास सेना क्यों लड़ते हैं, रखते हैं, रखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। आपकी सेना को कुछ आता भी नहीं है, आपके 40,000 सैनिक हमने मुट्ठी भर लोगों से हरा दिए, इसलिए आप अपनी सेना को डिसमेंटल करिए। आपको सेना चाहिए ना, एनी टाइम बोलना हम सेना लेके आ जाएंगे, और बोले सर इसका क्या, बस नॉमिनल फीस लेंगे। आज भी जैसे आप में से बहुत सारे लोग देखते होंगे अपने घर में शादी है, फंक्शन है, कोई भी कार्यक्रम होता है तो हम क्या करते हैं? हम किसी कंपनी को काम दे देते हैं कि हाँ भाई तुम ये खाना बना देना, तुम ये काम कर देना, वगैरह वगैरह हम लोग करते हैं। तो आउटसोर्स कर देते हैं ना अपन लोग सब चीजों को। अंग्रेजों ने राजाओं को आदत ऐसे बिगाड़ दी कि आप पर कोई आक्रमण नहीं करेगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। आपको किसी पर करना हो तो सेना मैं पाल के रख रहा हूं, आपको सेना रखनी क्यों है, क्यों खर्चे करने? राजा ने कहा हाँ यार ये बात तो सही कह रहा है, सेना तो रखनी नहीं चाहिए, हमें सेना नहीं रखनी चाहिए। राजा बेचारे भोले आदमी फंस गए। अंग्रेजों ने बताया कि हमारी सेना तो बड़ी अनुशासित है, गोले चलाना जानती है, गोली निशाने बनाती है, 1 to 1 करके चलती है, 1 2 1 करके चलती है, इनके लिए कोई भी वार क्राई नहीं है, बस ये तो आदेश की पालना में बस फायर करना जानते हैं। राजाओं को लगा बढ़िया चीज है। तो ऐसी स्थिति में अंग्रेजों ने
राजाओं से उनकी सेना छीनकर खुद की सेना डेवलप कर ली। खर्चा किसका? राजाओं का। डेवलप किसकी हुई? सेना खुद की। इससे फायदा क्या हुआ? अब ये एक ही सेना से हर राजा के खिलाफ खड़े हो जाते थे। हाँ भाई बता, मानता है तो ठीक है, नहीं तो हम ये कर लेंगे। इतना बुरा हाल हुआ था। अब यहाँ से आगे 1857 का जो बीच का कालखंड है, इसमें राजाओं के साथ में जो हाल मचाया गया वो ये था कि हर राजा सरेंडर कर देता था, क्योंकि सेना इनकी बड़ी थी। तो एक प्रकार से ये चीज अपने आप में बहुत विचित्र बन गई। फिर बंगाल का नवाब मीर जाफर को दोबारा से बना दिया गया मीर कासिम की मौत के बाद। इसके बाद में नवाब की गद्दी, ठीक है, मतलब कंकरेंट इशू है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, अगर कोई ये पूछता है कि भाई बक्सर का युद्ध क्यों हुआ था, इसके कारण बताओ, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि ब्रिटिशर्स अपने पास अपने अधिकार के रूप में व्यापारिक अधिकार सुरक्षित करना चाहते थे। उन्हें एक प्रकार से व्यापार के अंदर जो दस्तकें दी जाती थी, फरमान की जो दस्तकें दी जाती थी कि आप टैक्स फ्री होकर यात्रा कर सकते हैं, उनका वो दुरुपयोग कर रहे थे। तो इसी प्रकार से कुल मिलाकर अंग्रेज जिस भी राजा के काल में रहे उसे इरिटेटिंग ही लगते रहे। मीर कासिम ने इनको अधिकार दिए तो इन्होंने मीर कासिम के ही अधिकारों का दुरुपयोग किया। इसके कारण सबसे बड़ा काम हुआ। दूसरा, कंपनी के कर्मचारी अपने स्तर पर क्या करने लगे कि वो इन अधिकारों का, फरमानों का दुरुपयोग करते हुए उन अधिकारों को भी आगे बेचने लगे, लोगों के बीच में उसको बेचने लगे। तो इस प्रकार से राजा का राजस्व खत्म होता गया, तो युद्ध ही अल्टीमेट कारण बचता है। तो कंक्लूजन अगर पूछा जाए कि क्या हुआ बक्सर के अंदर, तो ये युगांतकारी घटना थी। क्यों? बंगाल अंग्रेजों के पास हो चुका था, अवध हो चुका था, मुगल हो चुके थे। मुगल चूंकि मराठाओं को हरा चुके थे, मतलब अब्दाली के साथ मिलके, तो मराठा उसके हो गए थे। तो एक प्रकार से अब ब्रिटिशर्स भारत के अंदर हो गए थे। फ्रांसीसियों को हरा चुके थे, मुगल्स को हरा चुके थे, इनडायरेक्टली मराठाओं को हरा चुके थे। तो सबसे बड़ी सत्ता बनकर के बक्सर के युद्ध में ही ये लोग निकल करके आए थे। तो उम्मीद है अब आप लोगों को ये बात अच्छे से समझ में आ रही होगी। ये बन गया था सब ब्रिटिश इंडिया। अब आप देख लीजिए किस क्षेत्र तक ब्रिटिशर्स फैले थे। क्लियर? चलिए, टीपू सुल्तान के बारे में पढ़ना है आपको, ये मिडाइवल में पढ़ाएंगे आपको, है ना, जब मध्यकालीन भारत, क्योंकि आप सबके डिमांड पर हमने आधुनिक भारत शुरू किया ना, तो आधुनिक भारत के अंदर। ठीक है, चलिए, तो कल हम शुरू करेंगे 1857 की क्रांति और उसके बड़े कारण। लेकिन उससे पहले एक काम करता हूं, 1857 से पहले इस बीच में जो गवर्नर जनरल आए थे ना, रॉबर्ट क्लाइव से लेकर के और डलहौजी तक, क्योंकि डलहौजी तक नहीं पहुंचोगे तो 1857 समझ में नहीं आएगा। तो इस बीच के जो गवर्नर जनरल आए थे उनको कल पढ़ा देते हैं, 1857 तक के गवर्नर जनरल, क्योंकि 1857 के बाद गवर्नर जनरल नहीं, फिर वायसराय आएंगे, क्योंकि पद जो था 1857 के बाद में वायसराय का बनना शुरू हो गया था। तो गवर्नर जनरल कल गवर्नर जनरल पढ़ाते हैं इस कालखंड के, और उनकी प्रमुख नीतियां जो रही थी ना कि कौन से गवर्नर जनरल ने क्या किया था, वो हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है साहब, चलिए, थैंक यू सो मच। और हाँ, ये पूरा कंटेंट आपको पीडीएफ के रूप में तो यहाँ प्राप्त हो ही जाएगा, और यदि आप में से कोई भी साथी ऐसा जैसे रिटन मटेरियल के रूप में जो भी हमने यहाँ पढ़ाया है उसे घर पर मंगाना चाहता है, तो अपनी सारी किताबें, पता नहीं आप में से कितनों ने देखी हुई हैं, कितनों ने नहीं देखी हुई हैं, मैं आपको दिखा दूं, क्योंकि बहुत दिनों से मैंने ये बंडल अपने पास रखा हुआ नहीं था, तो मैं इस बंडल को लेके आया हूँ। आप देख सकते हैं कि इसमें जैसे ये पूरा की पूरा भारतीय अर्थव्यवस्था का हैंड रिटन नोट्स है, ऐसे ही भूगोल के नोट्स हैं अपने पास। इतिहास जो आप अभी पढ़ रहे हैं मुझसे, वो इतिहास इसके अंदर बहुत ही खूबसूरत अंदाज में लिखा हुआ है, खूबसूरत अंदाज में लिखा हुआ है। आप यहाँ पर बाकायदा ये जितने भी राजे रजवाड़े हैं, इन सब की जो बेसिक डिटेल्स हैं वो हाथ से बहुत खूबसूरत लिखी हुई है ना। तो इसमें मैसूर के युद्ध, मराठा के युद्ध, मराठाओं के साथ साथ मतलब जितने भी मेजर चीजें हैं ना, वो सब यहाँ पर लिखी हुई हैं। तो कल हम आप लोगों को जो चीज पढ़ाने वाले हैं वो अपने नोट्स में कहाँ है मैं वो दिखा देता हूँ। तो अपने नोट्स के अंदर बंगाल के जितने गवर्नर जनरल हुए लेके वॉरेन हेस्टिंग से, मतलब रॉबर्ट क्लाइव और इसके बाद में वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये सब इसी से निकाल करके लेके आने वाले हैं। तो कल करेंगे चर्चा इसके ऊपर, बहुत ही डिटेल्ड नोट्स लिखे हुए हैं, आप चाहकर इन्हें देख सकते हैं। बाकी इसमें मतलब सारी की सारी किताबें जो बहुत ही अच्छी तरीके से हमने लिख करके हैंड रिटन नोट्स के रूप में उपलब्ध कराई हैं, आप इन्हें ऑर्डर कर सकते हैं मात्र 1999 में, इंक्लूडिंग कुरियर चार्ज। आप अपने ऊपर ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।